वैश्वीकरण, गरीबी और असमानता। तो एक प्रश्न आता है कि क्या वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अंदर गरीबी कम हुई है, असमानता कम हुई है या बढ़ी है। तो ये एक डिबेटेबल इशू है, ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, जिसमें एक तरफ कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण गरीबी बढ़ी है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण गरीबी और असमानता दुनिया से कम हुई है। तो दो पक्ष इसमें अपने अपने तर्क देते हैं। तो पहला तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण के कारण गरीबी बढ़ी है और असमानता बढ़ी है। ये तर्क देने वाले मुख्यतः वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का समर्थन करते हैं। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के द्वारा कहा जाता है कि दुनिया में दो प्रकार के देश पाए जाते हैं, एक कोर के देश जो सेंटर के देश होते हैं और एक पेरीफेरी के देश जो कि सेंटर से काफ़ी दूर होते हैं। कोर के देश जो हैं वो अमीर देश होते हैं और ये कौन से हम जियोग्राफिकली देखते हैं। कोर के जो देश हैं वह यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इसमें अमेरिका को भी आप रख सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़, इनको कोर के देश कहा जाता है, मुख्यतः केंद्र के देश। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंच गई है, जहां पर औद्योगिक विकास अपने एडवांस लेवल तक पहुंच गया है। लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है। तो इनको कोर के देश कहा जाता है और इनके मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्शन करी जाती है दैट इज़ एट द वेरी हाई लेवल, बहुत एडवांस लेवल की प्रोडक्शन इनके द्वारा करी जाती है। और मुख्यतः जितनी भी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं इन देशों में पाई जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दुनिया के अंदर प्रोडक्शन करती है और जिनका नाम दुनिया भर के अंदर है, जिनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने के लिए जाते हैं। तो इनको कोर के देश कहा जाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के द्वारा, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के द्वारा। और दूसरी तरफ पेरीफेरी के देश हैं, जिसमें मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशिया के देश आते हैं। ये पेरीफेरी के देश हैं, जिनको आप सैटेलाइट भी कहते हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, निर्भर देश। तो ये जो पेरीफेरी के देश हैं, निर्भर देश हैं, ये किसके ऊपर निर्भर हैं? पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इन पेरीफेरी के देशों में, निर्भर देशों में मुख्यतः इनका व्यवसाय कृषि के ऊपर आधारित है। इनमें इंडस्ट्रीज़, उद्योग ना के बराबर हैं और यदि इन देशों के अंदर उद्योग कोई स्थापित कर भी लिया गया है तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसके द्वारा जो बनाए गए उत्पादन है वो उस लेवल के नहीं है कि वह कम्पीट कर पाएँ कोर के देशों के साथ। तो ये देश मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं मुख्यतः कृषि से संबंधित पदार्थों को उगाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसको बेचते हैं किन देशों में? विकसित देशों में बेचते हैं, जिसकी कीमत उनको बहुत कम मिलती है। और दूसरी तरफ बहुत कम कीमत मिलती है और दूसरी तरफ ये विकसित देशों को मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं, अपने देशों के अंदर मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं कि उन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जा तो अपने ही देश से प्रोडक्ट बनाकर इन देशों में बेचेगी, जा तो इन देशों के अंदर आकर उद्योग स्थापित करेगी और यहीं पे वस्तुएं बेचना शुरू कर देगी, जिसका सारा का सारा मुनाफा इन विकसित देशों में जाएगा। तीसरे सेमी पेरीफेरी, ऐसे देश जो आधे निर्भर हैं, सेमी पेरीफेरी। तीसरी टर्म यूज़ करी गई है, एक है कोर, दूसरा पेरीफेरी, और इनके बीच के जो देश हैं उनको सेमी पेरीफेरी कहा जाता है, आधे निर्भर देश। इनमें दो देश रखे गए हैं मुख्यतः, चाइना और इंडिया। ये ऐसे देश हैं, इनमें कृषि से थोड़ा सा ज़्यादा विकास अब उद्योगों की तरफ हो रहा है या फिर टर्शरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं सेवा क्षेत्र। वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो टर्शरी सेक्टर है वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा चाइना इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि चाइना में भी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करी जाती है। तो ये देश ऐसी अवस्था में है जो ट्रांजिशनल अवस्था में, ट्रांजिशन यानी कि बीच की अवस्था में, ना तो ये पूरे तरीके से अविकसित हैं जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं और ना ही ये पूरी तरह से विकसित हैं जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ को कह सकते हैं। पहला तर्क दिया जाता है कि जो नॉर्थ के देश हैं वो अमीर देश हैं और साउथ के देश हैं वो गरीब देश हैं, इनके बीच असमानता बढ़ती जा रही है। तो वैश्वीकरण के कारण केवल इन नॉर्थ के देशों को ही फायदा हुआ और मुख्यतः आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, जिसमें यदि तीसरी दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर भी देते हैं तो उससे उनको फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री तो है नहीं, और अगर कोई इंडस्ट्री होगी, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना भी रही है तो
उनके द्वारा बनाई गई कोई वस्तु बिकेगी ही नहीं, क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक तर्क और दिया जाता है कि जो विकसित देश हैं वह विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से फ्री ट्रेड को एनकरेज करते हैं। फ्री ट्रेड को एनकरेज करने में इनका मकसद ये है कि ये अपने कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को इन विकासशील देशों में बिना टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के बेच पाएंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिसके कारण इन्हीं का विकास हो रहा है। तो इन देशों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और दूसरी तरफ यदि आप विकसित देशों की बात करें, जिसमें मुख्यतः आप इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें, तो एग्रीकल्चर में ये उतनी ओपननेस नहीं लाते हैं। एग्रीकल्चर में ये फ्री ट्रेड की नीतियाँ उस प्रकार से नहीं अपनाते हैं जिस प्रकार से ये उद्योगों के लिए अपनाते हैं। अभी भी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपने किसानों को सब्सिडी दी जाती है, एंड विच इज़ अगेंस्ट द फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स, जो कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। तो कुल मिला के यही कहा जाता है कि जो वैश्वीकरण है, इस पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया में गरीबी काफ़ी हद तक बढ़ी है और असमानता काफ़ी हद तक विभिन्न देशों के बीच बढ़ी है। फ़ायदा सारा का सारा विकसित देशों को होता है, अमीर देशों को होता है। तो वैश्वीकरण के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें गरीबी बढ़ी है, और उसी के साथ शहरी और ग्रामीण असमानता में भी बढ़ोतरी हुई है। गांवों के अंदर विकासशील देशों के ग्राम के अंदर यदि 100 लोग रहते हैं किसी गांव में, तो उसमें से अराउंड 75% लोग ऐसे हैं जो केवल $1 से भी कम उनकी इनकम है हर दिन के हिसाब से, यदि देखें पर डे के हिसाब से यदि हम देखें तो इसका कारण ग्लोबल इकोनॉमी को बताया जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकृत करना है और सभी देशों को अपने देश में एक दूसरे देश को अलो करना है व्यापार करने के लिए। तो इसी ग्लोबल इकोनॉमी के कारण बताया जाता है कि इस प्रेशर के कारण, ग्लोबल इकोनॉमी के प्रेशर के कारण, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण विकासशील देशों में जो कृषि करी जाती थी उसकी प्रैक्टिस डिसरप्ट हुई है। तो विकासशील देशों में मुख्यतः जो लोग खेती करते हैं उनका मकसद होता था कि अपना पेट भर जाए। ठीक, मेन मकसद था कि अपना पेट भर जाए। सबसे पहले अपने घर के खाने के लिए रखेंगे कि साल भर हम क्या खाएंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट का। तो विकासशील देशों में यही देखा जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने पेट के बारे में सोचेगा तो वो फसल उगाएगा, गेहूं उगाएगा, चावल उगाएगा, मक्का उगाएगा, तो इन चीज़ों की, इन फसलों की तरफ व्यक्ति ध्यान देगा। पर जैसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था जब वैश्वीकरण के साथ जुड़ जाती है, तो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाती है, तो अब जो विकासशील देशों के किसान हैं उनका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना नहीं है, बल्कि उनका एक मकसद और बन जाता है, दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। कि वो जो प्रोडक्शन करी जाएगी अपने खेतों पे, वो मार्केट को ध्यान में रख के करी जाएगी कि मार्केट में बेचा जाएगा तो उनको कितना फ़ायदा होगा। तो अब किसान उस फसल को नहीं उगाएंगे जो उनका पेट भरेगी, अब किसान उस फसल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे जो उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। इसी को कैश क्रॉप्स कहा जाता है। तो वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के द्वारा किसानों को एनकरेज किया जाता है कि वह कैश क्रॉप्स को उगाए और ऐसी फसलों का त्याग करें जो उनके पेट भरने तक सीमित थी। और अब किसान का मकसद कैश क्रॉप उगाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको मिले। जिस फसल में उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा वही फसल किसान उगाना शुरू कर देगा। अब किसान जो है वो अपनी लोकल ज़रूरतों के लिए फसल नहीं उगा रहा है, या अपने समुदाय के लोगों की ज़रूरत के लिए नहीं, या फिर अपने परिवार की ज़रूरत के लिए नहीं उगा रहा है, बल्कि मार्केट में बेचा जाएगा तो उससे पैसा कितना मिलेगा। तो कैश क्रॉप्स जो होती है, यह कृषि से जो उत्पादन होता है उसी को कहते हैं, परंतु यह व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचने के लिए उगाता है कि मार्केट में बेचने से उसको कितना प्रॉफिट होगा। और ये फसलें व्यक्ति अपनी ज़मीन पर लार्ज स्केल पे उगाना चाहता है। तो कैश क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी, कॉटन,
टबैको, शुगर केन जिसको गन्ना हम बोलते हैं, टी, चाय। तो कोई किसान अपने खेत पे गन्ना क्यों उगाएगा? वैसे तो अगर उसने उसके खाने की ही यदि बात कर ले तो थोड़े से गन्ने की ज़रूरत उसको होगी। तो मकसद क्या है? मार्केट में बेचना, पैसा कमाना। तो इसकी विशेषताएं कुछ हैं कैश क्रॉप की। ये मार्केट ओरिएंटेड होती है और इसका मकसद ज़्यादा इनकम हासिल करना होता है, ना कि ज़रूरतों को पूरा करना। इन फसलों की मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कैश क्रॉप मोनोकल्चर को बढ़ावा देती है। मोनोकल्चर का मतलब है कि एक ही प्रकार की फसल किसी एक बड़े एरिया पर जब उगाई जाती है उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। तो इसके कारण किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक डिपेंडेंस उस फसल के ऊपर हो जाती है, जिसके कारण कभी कभार इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। अब कैश क्रॉप लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं कि मान लीजिए किसी ने शुगर केन लगा दिया, गन्ना लगा दिया अपनी ज़मीन पे, उसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फार्मर को ज़्यादा इनकम होती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, जिससे फार्मर का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसके कारण देश में भी आर्थिक विकास होता है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप का मतलब मार्केट में बेचने के लिए उगाई गई है। अब मार्केट में बेचने के लिए उगाई गई है तो मार्केट का प्रिंसिपल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। तो देयर इज़ अ वोलेटिलिटी। कभी कभार उस क्रॉप के प्राइसेस बहुत हाई भी हो सकते हैं और कभी कभार बिल्कुल कम भी हो सकते हैं। जब किसान को बिल्कुल कम मिलेंगे तो उसको नुकसान होगा। इसके अलावा रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस, कि किसी फसल के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भरता हो जाती है, तो वो भी एक नुकसान है। और इसी के साथ व्यक्ति जो है वो फूड क्रॉप, ऐसी फसलें जो खाने के काम आएंगी, उसको उगाना जब बंद कर देता है तो उसका भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि पालमपुर में किसी व्यक्ति के पास कुछ ज़मीन है, इससे पहले वह व्यक्ति अपने खाने के लिए भी कुछ वस्तुएं उगा रहा था, पर उस किसान को पता लगा कि अब जो टी का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया, तो उसने टी गार्डन ही बना दिए सारी ज़मीन पे। और आने वाले समय में हो सकता है कि देश में फूड का क्राइसिस आए, तो उस कंडीशन में वो किसान कहाँ पे जाएगा? तो इसके कारण फूड क्रॉप्स भी इम्पैक्ट होती है, जिससे फूड सिक्योरिटी का एक इशू आ जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को एनकरेज किया है कि वह विकासशील देशों के किसानों को एनकरेज किया है कि वह अपनी फसलों को अब कैश क्रॉप्स की तरफ मोड़ दें, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, और अपने खाने के लिए जो फसलें वो उगा रहा है उसके स्थान पर अब कैश क्रॉप्स लगाई जाएंगी। तो ये एक नुकसान इसका होता है। इसके अलावा वैश्वीकरण के द्वारा किसी एक देश के अंदर असमानता दो तरीक़ों से लाई जाती है। इसमें सोशल हायरार्कीज स्ट्रेंथन होती है, जिसका मतलब है कि जो कॉरपोरेट पावर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, या उद्योगों के जो मालिक हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जो मालिक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो मालिक हैं, इसको कॉरपोरेट पावर बोलते हैं। निगम की शक्ति, जो उद्योगों के मालिक हैं, तो इनकी स्थिति वैश्वीकरण के अंदर बहुत मजबूत बन जाती है, क्योंकि इनके पास दुनिया भर का पैसा होता है। तो ये किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, और वह किसी भी देश में जाकर ये कह सकते हैं कि अब हम आपके देश से जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको हटाकर अब हम किसी दूसरे देश में करेंगे, या फिर आप ही के देश में करेंगे, पर ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इनकी जो बार्गेनिंग की पावर है, जो बिजनेसमैन है, इनकी बार्गेनिंग की पावर काफ़ी बढ़ जाती है, और ये अपनी मन मर्जी से दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी देश के किसी भी हिस्से में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास वो पोटेंशियल है, इनके पास वो पैसा है, इनके पास वो रिकॉग्निशन है, इनको वैसा माना जाता है। तो वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर लेते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं भी रीलोकेट कर पाते हैं। तो एक तरफ पूंजीपति है, तो दूसरी तरफ कौन है? मजदूर है। और मज़दूरों के हितों की रक्षा कौन करता है? ट्रेड यूनियन, मज़दूरों के जो संगठन बने हैं। क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, उद्योगों के जो मालिक हैं, ये किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को कन्विंस कर सकते हैं कि अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और स्थान पे करेंगे। किस स्थान पे करेंगे ये लोग?
यहाँ पे इनको बिजली सस्ती मिल पाए। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को बोलेंगे कि अगर आप हमें बिजली सस्ती करवाएंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहाँ पे पानी उनको मिलना चाहिए, वहाँ पे मज़दूर सस्ते उनको मिलने चाहिए, और मज़दूर ऐसे होने चाहिए जो दिन प्रतिदिन स्ट्राइक पे ना उतारू हो जाए, कि दिन प्रतिदिन विरोध पे ना उतारू हो जाए कि अब हमारा दिहाड़ी बढ़ा दो, या फिर अब हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी दे दो, हमें पेंशन दे दो। तो ऐसे मज़दूर इनको नहीं चाहिए। तो ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप ऐसे कानून लाओ कि जिसमें पूंजीपतियों को ज़्यादा फ़ायदा हो और मज़दूरों की जो बार्गेनिंग पावर है वो उतनी मजबूत ना हो। तो राजनीतिक व्यवस्था इनके हाथ में है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करके ऐसे प्रावधान करवा लेते हैं। और इसी के साथ जो ट्रेड यूनियन है, जो मज़दूरों के संगठन है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि मज़दूरों के संगठन अपनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए कोई संघर्ष करते हैं, एजिटेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि अब मज़दूरों को डर है कि यदि वो विरोध करेंगे तो ये जो कंपनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से उठा के कहीं और चली जाएगी और हमें जो जॉब्स मिली है वो भी चली जाएगी। और मान लीजिए कि अगर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं भी उठाती है तो उस केस में हो सकता है कि वो फैक्ट्री या कंपनी उस मज़दूर के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे कि अब आपको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। और यही जो मज़दूर है जब वह न्यायालय का दरवाज़ा खटकाएगा तो वहाँ पर ये पाएगा कि उस न्यायालय के द्वारा भी यही कहा जाएगा कि जो कानून बना है वह आपके फेवर में उतना नहीं बना है। तो जो जुडिशरी है वह भी किसके फेवर में डिसीजन देगी? उस कैपिटलिस्ट व्यक्ति के फेवर में डिसीजन देगी। तो वैश्वीकरण के कारण एक ये भी हुआ है। तो इसी के साथ जो पहला पॉइंट है, मैंने बोला दो तरीक़ों से किसी देश के अंदर इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती है। पहला ये कि एक तरफ पूंजीपतियों को ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई हैं और दूसरी तरफ मज़दूरों को बिल्कुल कम शक्तियाँ मिली हैं। तो अब पूंजीपति क्या करेगा? जैसा उसका मन करेगा वैसी वो दिहाड़ी देगा, जैसा उसका मन करेगा वैसे वह उसको जितने भी जो फ़ायदे होंगे वो देगा। तो इसी के कारण गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। क्योंकि कोई देश दूसरे देश में इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो तभी इन्वेस्ट करेगा वो पाएगा कि वहाँ पर शांति है या नहीं है, वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने की वो मिल भी पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। उसी के साथ यदि लोग विरोध करेंगे और बोलेंगे कि हमें इतनी दिहाड़ी दो, हमें इतनी सैलरी दो, तो फिर कंपनी क्या मुनाफा कमाएगी? तो कंपनी चाहेगी कि उनको कम से कम दिहाड़ी मिले। और इन सारी शर्तों को मान भी लिया जाता है सरकार के द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकार के द्वारा मुख्यतः, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकारें चाहती हैं कि दूसरे देशों से आके कंपनियां वहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सरकार के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि सभी को रोज़गार दिया जा सके। तो इसलिए बाहर की कंपनीज़ बुलाई जाती है और कंपनीज़ आसानी से नहीं आती, बल्कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी मनवाना चाहती है। तो 2014 में जब अभी इनकम्बेंट जो प्राइम मिनिस्टर है जब वो सत्ता में आए थे तो उनका भी प्रयास था कि देश के अंदर रोज़गार लाया जाएगा। और रोज़गार कैसे कि सरकारी नौकरी तो सभी को दी नहीं जा सकती। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, हम एक क्वेश्चन आता है हमारे बहुत बार कि जो पॉपुलेशन डिविडेंड, एक शब्द सुना होगा आपने, पॉपुलेशन डिविडेंड, जिसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वह एक वरदान है और उससे आप बहुत विकास कर सकते हैं, परंतु वो पॉपुलेशन कर्स भी हो सकती है, वो एक अभिशाप भी हो सकती है पॉपुलेशन। कैसे कि जब उस पॉपुलेशन के पास कोई स्किल नहीं है, जब उस जनसंख्या के पास कुछ स्किल नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वह एक तरीके से बोझ है। फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि अगर फैमिली में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से सिर्फ केवल एक व्यक्ति ही कमा रहा है और बाकियों के पास कोई स्किल नहीं है, तो वो एक बोझ है। एक रिसोर्स एंड एक लाइबिलिटी, दो शब्द आते हैं, एक रिसोर्स और लाइबिलिटी। रिसोर्स का मतलब क्या है कि फैमिली के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास स्किल है, तो 10 के 10 लोग कमा रहे हैं, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। और केवल फैमिली में एक दो इंसानों के पास, एक दो लोगों के पास स्किल है और बाकी जो है उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो अपने फैमिली की इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि उनकी जेब से पैसा नहीं आने वाला। पैसा कहाँ से आने वाला है? जो कमा रहे हैं उनकी जेब से। तो लाइबिलिटी का मतलब बाहर, वो बोझ है। सो ये मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ,
इसको पर्सनली ना लीजिएगा। अब आप तो अभी स्टूडेंट है, बट आप ये समझ सकते हैं कि आपको लाइबिलिटी बनना है या आपको रिसोर्स बनना है। तो उसी प्रकार से किसी भी देश के अंदर यदि लोगों के पास स्किल नहीं है तो वहाँ एक बार है, वहाँ एक बोझ है, वहाँ एक लाइबिलिटी है। तो हम कहते हैं बड़े गर्व से, तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारा है, और हमने दुनिया में कुछ किया हो या नहीं किया हो, पर पॉपुलेशन में हम सबसे आगे आ चुके हैं। नंबर 1 पे है पॉपुलेशन पे, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। आध्यात्मिक देश भी इसको कहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल कंट्री, हम गलत चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो 142 करोड़ कहाँ से आ गए? ये किसने भेज दिए? मंगल ग्रह से? ये वैसे ही आए हैं जैसे इंसान का जन्म होता है। ये जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमने पैदा तो कर ली है, बट अगर ये पॉपुलेशन अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगी, अच्छी स्किल इनके पास नहीं होगी, तो फिर ये फिर आने वाले समय में लाइबिलिटी बनेगी, बार बनेगी, ना कि एक रिसोर्स बनेगी। इसलिए इस पॉपुलेशन को सबसे पहले रिसोर्स बनाना ज़रूरी है, तभी हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको कह सकते हैं। डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन एंड डिविडेंड का मतलब फ़ायदा, मुनाफा। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मुनाफा हम तभी कमा सकते हैं जब पॉपुलेशन के पास स्किल भी हो। तो इसी के लिए जैसे ही हर सरकार प्रयास करती है, और 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रयास किया था कि लोगों को रोज़गार देने के लिए उन्होंने बोला कि रोज़गार दिया जाएगा। तो इसके लिए एक बात तो क्लियर थी कि रोज़गार सरकारी नहीं दिया जा सकता, सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस एडजस्टमेंट के लिए वहाँ विदेशों में जाते हैं, विदेशों की कंपनीज़ को बोलते हैं कि आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। अब विदेशी कंपनियाँ इन्वेस्ट नहीं करती हैं। आज के टाइम में बहुत प्रयास किए गए हैं, पर फिर भी इन्वेस्ट नहीं करती हैं। वो कहती है कि आपके देश में टैरिफ और नॉन टैरिफ बहुत ज़्यादा है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले अपने देश में जाकर हमें सहूलियत प्रोवाइड करवाइए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम से कम कीजिए, इसलिए तो आएंगे। नहीं तो यदि वो हमारे देश में आ जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे फिर यहाँ पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसी के साथ वो बोलते हैं कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह भी हमारे प्रति उदार होना चाहिए। यदि हमने लाइसेंस हासिल करना है तो उसमें भी ज़्यादा अड़चनें नहीं आनी चाहिए। यदि हमने कोई ज़मीन लेनी है तो उसमें भी ज़्यादा अड़चनें नहीं आनी चाहिए। और मुख्य रूप से जो मज़दूरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको भी आपको थोड़ा सा, जो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट बनाए गए हैं उनको थोड़ा सा आपको वीक करना पड़ेगा, कि हर वक्त जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति को एक क्रिमिनल की नज़रिए से आपके कानून के द्वारा पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो जो लेबर कोड्स थे उनमें परिवर्तन किया गया, जो लेबर बिल्स थे उनमें परिवर्तन किया गया, लेबर कोड्स लाए गए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो दुनिया के विभिन्न देशों की रैंकिंग करता है कि किसी देश के अंदर बिजनेस करना कितना आसान है। आसान होने का मतलब क्या है कि कितने कम टैरिफ बैरियर है, कितने कम नॉन टैरिफ बैरियर है। तो अब सरकार के द्वारा उनकी बातें मानी गई। किसकी बातें मानी गई? सरकार कोई डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं गई कि हमें हमारे देश में आके कंपनी चलाओ। सरकार तो कंपनी चला नहीं सकती। तो सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी, जैसे कि कोई व्यक्ति फ्रांस का है, वो एक इंडस्ट्री का मालिक है। तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी के पास जाते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, तो वो किसी इंडिविजुअल के पास जाएंगे, वो पूंजीपति होगा, और पूंजीपति चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें उसको मिले। तो इसी नज़रिए से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बातें मानी जा रही है? पूंजीपति की मानी जा रही है। मजबूरी भी है एक प्रकार की, और फिर भी रिलक्टेंट है इंडिया में। और अब जब वो इंडिया में आएंगे तो वो जो मज़दूर हैं उसमें ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन उन पूंजीपतियों की मानी जाएगी। इसमें हो सकता है कि मज़दूरों की जो डिमांड्स हैं उनको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाए। देन दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे ये प्रेशर किसी विकासशील देश के ऊपर आता है तो उसके द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को डीरेगुलेट किया जाता है। कि अब सरकार बोलती है कि हमने अर्थव्यवस्था में जितने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको हम कम करेंगे, ताकि कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी इजीली इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर पाए। तो इसमें जो टैक्स सिस्टम है उसको सुधारा जाएगा। कोशिश करी जाएगी कि जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो उद्योगों के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है, उसको कम किया जाएगा।
अधिक से अधिक कम किया जाएगा। जितने भी प्रकार के जो बैरियर्स हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो इंडिया ने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी रैंकिंग अपनी अच्छी करी है आज के टाइम में। वो क्यों करी है? वो इसलिए करी है ताकि दुनिया के दूसरे हिस्से से कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करे, और जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इतने सारे लोग बेरोज़गार हैं, वो रोज़गार कहाँ हासिल करेंगे? अच्छा रोज़गार कहाँ हासिल कर सकते हैं? जैसे कि नियर बाई यहाँ पर एक फैक्ट्री है, तो लोग किसी दुकान में काम करना प्रेफर करते हैं या फिर उस फैक्ट्री में जाना प्रेफर करते हैं? उस फैक्ट्री में ही जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है और थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी भी व्यक्ति को लगती है कि उस दुकान के मालिक का पता नहीं है कि कल को दिमाग ख़राब हो गया तो वो बोलेगा बाहर निकलो। और जो फैक्ट्री है तो उसमें थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी भी व्यक्ति की है। तो इसीलिए कोई कंपनी या फैक्ट्री तभी लगेगी जब टैक्स कम से कम किया जाएगा। इसी के साथ राज्य के द्वारा जो भी वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उससे भी राज्य थोड़ा सा पीछे हटता है। जैसे कि कोई सरसों का तेल बनाने की कोई कंपनी इंडिया में आती है, तो सरकार के द्वारा सरसों का तेल तो बड़ा सस्ती दर पे लोगों को दिया जा रहा है। तो वो कंपनी ये बोलेगी कि इन्वेस्ट हम तब करेंगे जब सरकार अपने इस जो इतना सस्ता तेल दे रही है इससे थोड़ा हाथ अपना हटा ले, क्योंकि लोगों को तो सस्ता मिल पा रहा है सरसों का तेल। तो इसलिए वो कंपनी बोलेगी कि आप अपने हाथ को हटाओ, आप लोगों को फ्री में तेल देना बंद करो, ताकि हम आपके देश में आकर जब उसको बेचें तो एक कंपटीशन हो, एक फेयर कंपटीशन हो, ना कि सरकार उसमें कोई बाधा क्रिएट करे। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य से भी सरकार के द्वारा हाथ पीछे हटाए जाते हैं। तो कल्याणकारी राज्य में ये भी आता है कि सरकार देखती है कि क्या लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम्स भी सरकार के द्वारा कम किए जाते हैं, जो वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो कल्याणकारी राज्य मुख्यतः वो वाला राज्य है जहाँ पर सरकार प्रयास करती है कि सभी लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता, उस समय व्यक्ति को कुछ पैसे मिलने चाहिए। जैसे कि कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। इसी के साथ सरकार के द्वारा लोगों को फ्री में राशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसको भी आप कल्याणकारी राज्य बोलेंगे। तो जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो वो कोशिश करेगी कि इन प्रोग्राम्स को भी उसके द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा रोक दिया जाए। तो सरकार और जो राज्य है वह कल्याणकारी कार्यक्रम क्यों चलाता है? वो इसलिए चलाता है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान हो। जब सरकार के द्वारा इस कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं इनको रोक दिया जाता है, वितरण के कार्यक्रम को सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है, तो गरीब लोगों को ही मिलते हैं ये राशन वगैरह जो भी हम सुविधाओं की बात करते हैं। तो जब ये रोक दिया जाता है तो जो गरीब होते हैं किसी विकासशील देश में, उनकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक फैक्ट्री में काम करने के लिए एक गरीब ही जाएगा, एक कंपनी में काम करने के लिए एक गरीब ही जाएगा। तो जब उसको उतना बेनिफिट वहाँ पे काम करने से नहीं मिलेगा तो उसकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो थ्योरी ऑफ ट्रिकल डाउन दी गई थी, ट्रिकल डाउन का मतलब है कि यदि दुनिया के विभिन्न देश फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ अपना लें, अपने देश में व्यापार को खुला कर दें दूसरे देशों के लिए, सारी दुनिया के देश ऐसा कर लेंगे, तो इससे ना केवल अमीर लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि गरीब लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो किसी भी देश के द्वारा जब अपनी मार्केट को ओपन कर दिया जाता है, फ्री मार्केट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिसमें व्यापार बिना टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के किया जा सकता है, तो इसमें कहा जाता है कि इससे ना केवल अमीर लोगों का फ़ायदा होगा बल्कि गरीब लोगों का भी फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि उससे ग्रोथ बढ़ेगी, किसी देश की ग्रोथ बढ़ेगी, और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। परंतु इसको एक मिथ माना गया कि ट्रिकल डाउन अप्रोच से सभी का फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति बुरी हुई है। तो ट्रिकल डाउन के फेवर में भी आर्गूमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट है। परंतु दूसरी तरफ जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं
वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया के जो गरीब हैं उनकी संख्या कम हुई है और इसी के साथ दुनिया से असमानता कम हुई है। इसको दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। पहला तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण एक पॉजिटिव सम गेम है, जिसका मतलब है कि इसमें दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले ये तर्क देते हैं कि इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जैसे आप फेसबुक पे देखते होंगे म्यूचुअल फ्रेंड होता है, कॉमन फ्रेंड होता है, वैसे ही म्यूचुअल दोनों को ही फ़ायदा होगा यदि वह वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था को अपना लेते हैं। तो कोई भी देश यदि वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था को अपना लेता है तो उससे न केवल विकसित देशों को फ़ायदा होता है, और वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले बोलते हैं कि विकासशील देशों को भी फ़ायदा होता है। दोनों इसमें ना कोई विनर है और ना कोई लूज़र है, इसमें दोनों ही विनर हैं, क्योंकि दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। और ये किस प्रकार से हो रहा है इसको समझते हैं। एक फ्राइडमैन नियो लिबरलिज्म के समर्थक है। एक नियो लिबरलिज्म आता है 1970 के दशक में। 1970 के दशक में इंग्लैंड और अमेरिका के द्वारा नियो लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ फॉलो करी गई थी, अपनाई गई थी दोबारा से। और ये नव उदारवाद क्या था? नव उदारवाद वैसे ही राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का विरोधी था जैसे कि पारंपरिक उदारवाद था जब ये शुरू हुआ था। सो फ्राइडमैन एक नव उदारवादी विचारक हैं। इनके द्वारा 2006 में कहा गया है कि दुनिया फ्लैट होती जा रही है, यानी कि समतल होती जा रही है, और इस समतल एरिया में एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है जिसमें विकसित देशों के उद्योग और विकासशील देशों के उद्योग आपस में compete कर रहे हैं। तो इसके कारण दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि 1980 के दशक में दुनिया के अंदर कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ आती है जिनको NICs बोलते हैं। ऐसे देश आते हैं जो अभी 1980 के दशक में जिन्होंने अपने देश में उद्योग स्थापित करना शुरू किए थे। और मुख्य रूप से किसका ख्याल हमारे माइंड में आ रहा है? मुख्य रूप से चाइना का ख्याल आ रहा है, क्योंकि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज़ किया था 1978 में। इसी के साथ उसी दौरान कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको ईस्ट एशियन टाइगर्स कहा जाता है, जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड ताइवान। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर। तो साउथ कोरिया जस्ट चाइना के ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में चाइना के ताइवान है, और उसी के साथ हांगकांग है, और सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन एक कंट्री है। कुछ नई कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस में आती है जिनमें उद्योग स्थापित होते हैं, और ये जैसे ही इन देशों में उद्योग स्थापित होते हैं प्राइवेटाइजेशन करी जाती है, लिबरलाइजेशन अपनी अर्थव्यवस्था की इनके द्वारा कर दी जाती है, तो यहाँ पर आर्थिक विकास देखने को मिलता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है जो बहुत बड़े स्तर पे होती है। और जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी सुधरता है। अब मान लीजिए कि एक गांव के अंदर पहले अराउंड किसी गांव की अर्थव्यवस्था 100 रुपये की थी, अब वो 1000 की हो जाती है। तो उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति के पास हो सकता है कि उसके पहले किसी के पास 5 रुपये हो, 10 रुपये हो। जब ये अर्थव्यवस्था 1000 की हो जाएगी तो जिसके पास 5 थे उसके पास 50 भी हो जाएंगे, हालांकि असमानता बनी रहेगी। तो इसी को बोलते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया जाता है तो ग्राउथ रेट बढ़ती है। तो चाइना की ग्राउथ रेट जो है वो 8 से 10% बढ़ी है उस समय के दौरान से। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसे ही इंडिया के द्वारा भी आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ 1991 में अपनाई गई थी, उसके बाद हमारे देश में ग्रोथ काफ़ी बढ़ी है। 1990 से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मात्र 3% थी एवरेज के हिसाब से यदि आप देखें तो। 1991 के बाद ग्रोथ रेट 7-8% के हिसाब से बढ़ी है। तो इसके लिए तर्क दिया जाता है कि किसी देश के अंदर पहले ग्रोथ रेट बढ़ेगी, फिर जाके हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। पहले पैसा तो आए, किसी की जेब खाली है, 4 दोस्त हैं और चारों दोस्तों की जेबें खाली हैं, तो वो किस चीज़ के लिए लड़ाई करेंगे? और चारों दोस्तों की जेबों में थोड़े थोड़े पैसे आ जाते हैं तो फिर वो उसकी लड़ाई कर सकते हैं कि तेरे पास ज़्यादा है और तेरे पास कम है। तो पहले ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपमेंट की बात बाद में करी जाएगी। तो जैसे ये न्यूली
इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस में आती है तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ती है और इनके द्वारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी जाती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई देश अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से किसी दूसरे देश को अलो करेगा कि आप इस डोमेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस डोमेन में हम फ्रीली compete करेंगे आपसे और बाकी डोमेन को हम बंद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई मोबाइल बनाने की कंपनी शुरू होती है और अभी वो नई कंपनी है, तो इंडिया की वो जो इन्फेंट कंपनी है, जो अभी बच्चा है, बिल्कुल अभी शुरू ही हुई है, तो दूसरे देश की कंपनी को इंडिया तब तक अलो नहीं करेगा जब तक वो उस काबिल नहीं हो जाती कि उसके साथ compete कर पाए।